Good morning, dear students. Today we are going to talk about conductors and strong electrolyte, weak electrolyte, resistivity, conductivity, Ohm's law. These are going to be the topics for today's lecture. Let's first of all start with the conductors. तो कंडक्टर्स जो हैं दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो वैसे सॉल्यूशन के कंटैक्ट्स में तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट के जो कंडक्टर्स हैं उनको ही डील करना है, बट लेट्स हैव ए ब्रीफ आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ऑल्सो। जो मेटल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है बट उनमें कोई डिकॉम्पोजिशन नहीं होती, उनके कोई कटायन या एनॉयन या ऑयन नहीं बनते, उनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल है मेटल, ग्रेफाइट एट्सेट्रा। और इसमें जो कंडक्टर या कंडक्टिविटी का या कंडक्शन का जो रीज़न होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। खैर, हम इसके बारे में सॉल्यूशंस में डील नहीं करेंगे। हम सेकंड कंडक्टर के बारे में हम सॉल्यूशन के चैप्टर में डील इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में डील करेंगे, जिसमें हम सॉल्यूशंस के साथ डील करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट को जब मोल्टन स्टेट में ले लेते हैं या एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं तो वो कटायन और एनॉयन में डिकम्पोज कर जाते हैं और उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाता है। तो इस तरह के कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, यू नो वेरी वेल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये पूरी तरह से डिसोशिएट कर जाते हैं जब इनमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, जब ये मोल्टन या एक्वस स्टेट में होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्ट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, HNO3, H2SO4 आ गया। स्ट्रॉन्ग बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, आई वंस अगेन इंसिस्ट अपॉन, सॉल्ट्स मतलब inorganic salts. We are not talking about organic salts. We are talking about inorganic salts. Then we have weak electrolyte. They do not dissociate completely in their molten or aqueous state. तो ये जब मोल्टन स्टेट में होते हैं या एक्वस स्टेट में होते हैं तो पूरी तरह से कभी भी ये डिकम्पोज नहीं करते, डिसोशिएट नहीं करते। तो उसमें वीक एसिड और वीक बेसिस होते हैं। वीक एसिड्स में हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया। वीक बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया एट्सेट्रा। तो ये थे आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक कैटेगरी हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट की भी होगी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेटली वो सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, चाहे इनको मोल्टन स्टेट में ले लो, चाहे इनको एक्वस स्टेट में ले लो, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नॉर्मली जब शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करें या यूरिया को मोल्टन स्टेट में लें या शुगर को मोल्टन स्टेट में लें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्ट्स या कोवलेंट मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते जब इनको मोल्टन या एक्वस फॉर्म में लिया जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं? पहले है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा तो ये पूरी तरह से कटायन आयन में ब्रेक कर जाएगा और ये सॉल्यूशन में मूव करेगा। जब आयंस मूव करेंगे तो डेफिनेटली करंट भी फ्लो करेगा। तो इसलिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मैटर करती है कि क्या इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोशिएट कर रहा है या लेसर एक्सटेंट में ब्रेक कर रहा है। दूसरा फैक्टर है सॉल्वेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन ऑफ आयन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने सॉल्वेंट में डाला है वो उसके साथ कंबाइन करके क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। क्या वो लार्जर एक्सटेंट में सॉल्वेंट के साथ कंबाइन कर रहा है कि लेसर एक्सटेंट में कंबाइन कर रहा है? अगर लार्जर एक्सटेंट में कंबाइन कर जाता है तो जो
इलेक्ट्रोलाइट है उसकी सॉल्वेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कैटायन आयन में डिसोशिएट नहीं करेगा, तो कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ग्रेटर द सॉल्वेशन लेसर इज द कंडक्टेंस। उसके बाद थर्ड फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को अफेक्ट करता है, वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट पोलर है तो इलेक्ट्रोलाइट उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट में ऑयंस में ब्रेक कर जाएगा, और जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। चौथा फैक्टर है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी, अगर इलेक्ट्रोलाइट किसी गाढ़े सॉल्वेंट में डाला जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन कम हो जाएगी। अगर डिसोसिएशन कम होगी या डिकम्पोजिशन कम होगी तो कंडक्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। पांचवा फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अगर ज़्यादा हो तो कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ये एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। सिक्स फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट की जो डिकम्पोजिशन है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम क्लोराइड है, आपने सोडियम क्लोराइड को नॉर्मल वाटर में या ठंडे पानी में डाल दिया, अब उसको थोड़ा सा वार्म करेंगे तो NaCl या आप उसमें कोई और एसिड या बेस डाल रहे हैं तो उसकी डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। अगर डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली डिकम्पोजिशन ज़्यादा होने से जो कंडक्टेंस है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये थे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं, ये वायर्स के केस में यूज़फुल हो सकता है, सॉल्यूशंस के केस में नहीं। तो चूँकि हम केमिस्ट्री में सिर्फ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए इतना यूज़फुल पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाता है ये कि मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मेटल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इनिशियली तो कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, लेकिन एक स्टेज पे आके कंडक्टेंस जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब इनके डिफरेंसेस हैं मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के, जो आपको पीछे पढ़ाया वही सारा इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है ओम्स लॉ। तो बेटा ओम्स लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो वायर है, मेटल है या सॉल्यूशन है, वो इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्टेंस जरूर ऑफर करता है, चाहे वो स्मॉलर एक्सटेंट में होती है या लार्जर एक्सटेंट में होती है। तो ये लॉ हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताने में हेल्प करता है, जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में और फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा हुआ है। इफ़ टू एंड ऑफ ए कंडक्टर, अगर आप कंडक्टर के एंड पे वोल्टेज E अप्लाई करते हैं और करंट I पास करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस R है दैट इज टेकन इक्वल टू E अपॉन I। रेजिस्टेंस R के यूनिट ओम्स हैं, वोल्टेज E को वोल्ट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और I को यानी करंट को एम्पियर्स के साथ लिखते हैं। ये लॉ जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, सॉल्यूशंस भी इसको ओबे करती हैं, लेकिन सॉल्यूशंस में हम रेजिस्टेंस की बजाय कंडक्टेंस वर्ड यूज करते हैं और कंडक्टेंस को G के साथ लिखा जाता है और ये रेजिस्टेंस का
ऑपोजिट होता है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में रेजिस्टेंस की बजाय कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टेंस को G के साथ लिखा जाता है एंड G इज इक्वल टू 1/R। तो फिर कंडक्टेंस G के यूनिट्स क्या हुए? पर ओम या मोहोस या सीमेंस। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? ओम्स। तो कंडक्टेंस के यूनिट्स क्या हो गए? पर ओम्स या मोहोस या सीमेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में यानी केमिस्ट्री में हम डेफिनेटली सॉल्यूशंस की बात करते हैं, वहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बजाय कंडक्टेंस वर्ड यूज करते हैं और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो IUPAC ने कहा है कि आप सॉल्यूशन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बजाय रेजिस्टिविटी वर्ड यूज़ कीजिए, लेकिन दोनों वर्ड्स चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी चलता है, रेजिस्टिविटी भी चलता है। तो इसको रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? पहले हम ये लिखते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ of the conductor and inversely proportional to area of cross section of conductor। तो ये दो इक्वेशन है, आप इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए तो हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया, जिसको रो कहते हैं। रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है और इसकी वैल्यू कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब इसको डिफाइन करना है। लेट अस अज्यूम के लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया जो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी? रेजिस्टेंस के। तो हम क्या डिफाइन करेंगे? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन व्हेन लेंथ ऑफ electrolyte conductor solution is 1 centimeter and its area of cross section is 1 square centimeter। ये हमारी डेफिनेशन हो गई रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी के बाद हमने स्पेसिफिक, अच्छा एक चीज और, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों में से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है न्यूमेरिकल्स में, जो कि उन्होंने किया हुआ है, लेकिन प्रेफरेबली इसे रेजिस्टिविटी ही बोलना है। उसके बाद हमने इसके रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल यानी कंडक्टिविटी यानी कापा पार्टिकल, जिसे स्मॉल k के साथ लिख देते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बट लेट अस टेक इट अनदर वे। हम ये जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल है तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल है। अगर आप इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दें जो कि हमने पीछे पढ़ी थी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन आर, तो आर जो है रेजिस्टेंस वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो आर इज इक्वल टू 1/G हो गया, इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो गया? 1/K के इक्वल हो गया इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो हमने इसमें से कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को निकालना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा?
स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब इसको डिफाइन करना है तो हम कहेंगे कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन व्हेन लेंथ of conductor is 1 centimeter and area of cross section of conductor is 1 square centimeter. Got it? अब हमें इनके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं दोनों के, रेजिस्टिविटी के भी और कंडक्टिविटी के भी। तो पहले रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम्स। एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर। काट दो, क्या आ गया हमारे पास? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी के यूनिट हो गए। तो कंडक्टिविटी के यूनिट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कंडक्टिविटी तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। अगर रेजिस्टिविटी के यूनिट ओम सेंटीमीटर है तो कंडक्टिविटी के यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर ही आने चाहिए। तो हम इसको ड्राइव भी कर लेते हैं। हमने इक्वेशन नंबर 8 में देखा K इज इक्वल टू G इंटू लेंथ अपॉन एरिया। G इज कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? पर ओम। तो लेंथ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, और एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसकी कटिंग करेंगे, सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर ओम पर सेंटीमीटर। या पर ओम को सीमन के साथ भी लिख देते हैं, तो इसको सीमन पर सेंटीमीटर के साथ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये फॉर्मूलीज आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ठीक है, तो जब ये लर्न कर लोगे तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा इक्विवेलेंट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लैम्डा इक्विवेलेंट है, इज इक्वल टू Kc। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है। C कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसकी डेफिनेशन क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी सॉल्यूशन की डिफाइन करते हैं जिसकी डाइल्यूशन V है, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयन प्रोड्यूस होते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम V क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितने भी आयन प्रोड्यूस करते हैं उनकी कंडक्टेंस जो है उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाता है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब आपने क्या ध्यान रखना है, आपने कोई प्रैक्टिकल थोड़ी करना, आपने तो डेफिनेशन लिखनी है कि ये सॉल्यूशन जिस सेल में पड़ी होती है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं और 2 इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इतना ज़्यादा होना चाहिए कि सारी सॉल्यूशन उसमें आ जाए। इसको लैम्डा इक्विवेलेंट के साथ लिखते हैं और मैथमेटिकली इसको लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Kc इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो इसके यूनिट्स हमने निकालने हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। K के यूनिट यानी कंडक्टिविटी के यूनिट क्या थे? पर ओम पर सेंटीमीटर। ये 1000 है, मतलब वॉल्यूम है, क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। नॉर्मेलिटी को किससे लिख दिया? ग्राम इक्विवेलेंट से लिख दिया। तो फिर हमारे पास क्या आ गया? पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम पर सेंटीमीटर ये क्यूबिक सेंटीमीटर था, तो क्यूबिक सेंटीमीटर से आप पर सेंटीमीटर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा, ग्राम को G से लिख दिया, इक्विवेलेंट को EQ से लिख दिया, पर ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। दैट्स ऑल। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट हो गए पर ओम। पर ओम क्यूबिक सेंटीमीटर में से पर सेंटीमीटर को माइनस किया, स्क्वायर सेंटीमीटर, ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर ले गए, पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो गया पर ओम स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। पर ओम ये हो गया, स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, पर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। पर ओम मैंने क्या कहा था, किसके इक्विवेलेंट हो सकता है?
सीमेंस के, यहाँ होता है सीमेंस स्क्वायर सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ये सीजीएस यूनिट होगा, और एसआई यूनिट में सीमेंस मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अगर आपने एसआई यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, अगर आपके पास एक सीमेंस मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है तो इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर जो है 10⁻² सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर करना है, तो 10⁻, क्या हो गया 4। तो यहाँ पे आ गया सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये आपके पास हो गए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट। सिमिलरली हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी भी होती है, तो मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा m से लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो क्या डिफरेंस है इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी में? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में यहाँ पे नॉर्मेलिटी ली थी, और मोलर कंडक्टिविटी में यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मोलरिटी ले रहे हैं। तो डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम रहेगी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग डिल्यूशन V is defined as conductance of all the ion produced from 1 mole of electrolyte। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन थी उसमें हमने लिखा था कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी में कह रहे हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बाकी सारी की सारी डेफिनेशन सेम है। यूनिट्स के यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम है, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दिया। ये मोल है, मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा। तो बाकी आप कर सकते हो, पर ओम क्यूबिक सेंटीमीटर में से पर सेंटीमीटर को माइनस कर लीजिए, स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, पर मोल हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसको साइन के साथ लिख सकते हैं, इसको सीमेंस के साथ लिख सकते हैं। सीमेंस स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल हो गया। ये सीजीएस यूनिट है। एसआई यूनिट में सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, so that is all for today's lecture. In the next lecture we shall talk about numericals of all the formulas that we have taken up today, right? Thank you, we call it today.